आइए देखते हैं मौर्य काल में जो स्टार्ट हुआ। जो मौर्य काल है इससे पहले का जो कार्य था, जो वंश था, उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो वंश था वो नंद वंश था। नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो महापद्म नंद थे, महापद्म नंद। और इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम राजा जिसे कहते हैं, वो जो था वो घननंद था। अंतिम जो राजा था घननंद था। और इसी का मतलब अंत करके मौर्य काल का उत्पन्न होता है या मौर्य काल का प्रारंभ होता है। इससे पहले कि कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि मौर्य काल जो शुरुआत हुई उससे पहले कौन सा शासक था या कौन सा वंश था, तो नंद वंश। और नंद वंश के पहले जो शासक था वंश था वो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश की स्थापना भी मतलब संस्थापक जिसे कहते हैं वो शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग वंश से जो पहले था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। वैसे हम बात इस पर नहीं करेंगे, हमारा ये टॉपिक नहीं, न हर्यक वंश है, न शिशुनाग वंश है, न नंद वंश है। हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य काल है, इस पर बात करेंगे। मौर्य काल कैसे प्रारंभ हुआ, इसका क्या विशेष है, आइए बात करते हैं। जो मौर्य काल था, मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य काल का जो संस्थापक था, जो कहते हैं कि किसने मौर्य काल की मतलब नींव ढाली, तो हमारे जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब जो होता है ईसा मसीह के, ईसा जो मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो इस तरह की बात होती है। ईसा मसीह ईसा पूर्व तो जो थे, उसके बाद उसके जो लड़के थे वो बिंदुसार आए, और बिंदुसार के बाद जो अशोक आए, अशोक के बाद फिर कुणाल उनके जो संतान थे, फिर दशरथ आए, दशरथ के बाद और कुछ आए, शलिशक आए, और फिर जो लास्ट शासक था वो बृहद्रथ था। जो बृहद्रथ आए, इनके ऊपर कुछ बातें हैं और हम लास्ट में बात करेंगे। तो बात ये आती है कि जो मौर्य काल आया वो आखिर में कैसे आया, कब आया, कब इसकी नींव पड़ी। तो मौर्य काल में जो राजा थे वो प्रथम राजा चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के जो एक सेनापति जो कहे जाते हैं, जिनका नाम अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं पर आपको चाणक्य मिलेगा, कहीं आपको कौटिल्य मिलेगा, और कहीं आपको विष्णुगुप्त मिलेगा। ये तीनों नाम एक ही हैं। ये इनके सेनापति थे या सहपाठी या साथ रहने वाले व्यक्ति, जो बहुत ही संपर्क, जो बहुत ही क्लोज थे, ये उनके बहुत ही संपर्क थे चंद्रगुप्त के। तो बात जो इनका शासक था वो केंद्रीभूत था। केंद्रीभूत का मतलब ये होता है, मतलब एक केंद्र ये बनाते थे और एक केंद्र से ये शासन करते थे। इनका जो शासन था वो इस दिशा में, मतलब जैसे ये हमारा वर्ल्ड है तो इसमें इंडिया है, तो इसका जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाके में बंगाल की खाड़ी तक इन्होंने मतलब अपने जो एरिया होता फैला दिया था, और उत्तर में हिमालय तक फैला दिया था, उत्तर में हिमालय तक। और जो पश्चिम था वो पश्चिम में जो कहते हैं कि हिंदू कुश एक पर्वत था, वहाँ तक इनका एरिया था। और जो पश्चिम है, सॉरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, जो दक्षिण, तो दक्षिण में जो है ये मैसूर तक इनका एरिया। लगभग कहा जाता है कि पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कर लिया था। अब बात ये आती है कि एक जो हमारे डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी जी का कहना है, जो एक कह सकते हो ये खोजकर्ता थे, इन्होंने बताया है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। ये डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी जी का जो एक कहते हैं कि वाक्य है, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि पूछा जाता है कहीं कहीं पर, जैसे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है कि यह किसने कहा कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। तो यह डॉक्टर त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया है, रामशंकर त्रिपाठी जी द्वारा।
अब बात यह आती है कि यदि हमको मुख्य जानकारी प्राप्त करनी है चाणक्य के मौर्य काल के बारे में, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और मेगास्थनीज का इंडिका, ये दो शास्त्र हैं। इन दोनों शास्त्रों से हम पढ़ेंगे, इन दोनों के शास्त्रों से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बात ये आती है जस्टिन ने समुद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। जस्टिन ने, तो किसने समुद्रगुप्त की सेना को चंद्रगुप्त होना चाहिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है, तो ये जस्टिन ने कहा है। तो बात ये आती है कि इनका जो विजय था, ये विजय कहाँ पर थे? पंजाब पर विजय हुई। पंजाब पर विजय होने के बाद कहा जाता है कि प्रथम विजय यूनानियों को पंजाब से, मतलब जब बाहर निकाला, यूनानियों को पंजाब से जब बाहर निकाला 316 ईसा पूर्व में, तब उसने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार पा लिया और बाद में मगध राज्य पर विजय प्राप्त की। तो नंदों का विनाश हुआ। नंदों का विनाश करके चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। मतलब जो थे हमारे चंद्रगुप्त को 321 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा दिया। बैठाने के बाद कहा जाता है कि उसमें जो बैठाने के बाद जो इनका काम चलने लगा, ये राजशाही करने लगे। राजशाही करने के बाद मलयकेतु के विद्रोह का दमन हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक के साथ मैत्री करता है। प्रवर्तक के साथ, वहाँ के जो थे प्रवर्तक, उसके साथ वह मैत्री करता है। मैत्री करने के बाद मलयकेतु वहाँ का राजा बन जाता है। उसका पुत्र होता है जो मलयकेतु, वहाँ का राजा बन जाता है। राजा जब यह बनता है, तो राजा बनने के बाद इसके अंदर अनेक प्रकार के एक अपना फिर अधिकार करने की एक प्रेरणा जागृत होती है। प्रेरणा जागृत होने के बाद इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर, 5 जो अन्य सामंतों के साथ मिलकर के इसने मलयकेतु और नंदवंश के मंत्री जो राक्षस थे, नंदवंश के मंत्री, अभी नंदवंश का जब उसने समाप्त किया था, तो नंदवंश के जो मंत्री थे, नंदवंश के मंत्री राक्षस और 5 अन्य सामंतों के कूटनीतिक द्वारा, मतलब ये लोग जो होते हैं, नंदवंश के मंत्री राक्षस और जो मलयकेतु था, ये दोनों मिल करके और 5 अन्य सामंत मिल करके चंद्रगुप्त के सामने एक विरोध का झंडा कहते हैं, इसने गाड़ दिया कि हम युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध में हुआ वही जो हर टाइम होता चला आया था। फिर मलयकेतु और जो थे इनके नंदवंश के जो मंत्री थे राक्षस, ये सब पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद एक कूटनीतिक के द्वारा, क्यों पराजित होते हैं ऐसा कहा जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा है। उसने कहा है कि कौटिल्य स्वयं एक बहुत ही चतुर इंसान थे। उन्होंने आपस में एक प्रकार की, मतलब कहते हैं, षड्यंत्र रचा और कूटनीतिज्ञ द्वारा उसने विपक्षियों में फूट डाल दी। फूट डालने के बाद वो लोग आपस में युद्ध करने लगे और जो लोग बचे थे उनको चंद्रगुप्त ने फिर पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद बात यह आती है दक्षिण भारत पर विजय। जो दक्षिण भारत पर विजय हुआ, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन के, तो किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत पर, किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत पर जो था रुद्रदामन के, मतलब उसने अधिकार किया, तो किसके? जूनागढ़ के अभिलेख से। तो 303 ईसा पूर्व में अधिकार किया था। 303 ईसा पूर्व में उसने अधिकार कर लिया था। अब बात यह आती है कि जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस के साथ संघर्ष होता है। सेल्यूकस कौन था? जो सिकंदर का सेनापति था।
सेलूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। अब बात इसकी आती है सिकंदर के सेनापति की, यानी कि सिकंदर जो था, सिकंदर भारत जब छोड़कर लूट कर चला जाता है तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो उसका सेनापति था सेल्यूकस, वो फिर भारत पर आक्रमण करने को सोचता है और आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद उसी तरह जिस तरह से चंद्रगुप्त ने सभी को पराजित करते हुए आए, उसी तरह से सेल्यूकस को भी पराजित कर दिया। सेल्यूकस को पराजित करने के बाद सेल्यूकस से कुछ संधियां हुई। संधियां होने पर कुछ बातें, 4 शर्तें रखी गई। उन शर्तों पर आइए बात करते हैं। तो उन शर्तों पर जो था 305 में उसने आक्रमण किया था। तो 4 जो शर्तें थी, 4 शर्तें निम्न थी। वर्तमान में जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत तक है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान यहाँ पे जो है ये हमारा इंडिया है। इंडिया के इस साइड में यहाँ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है। यहाँ पर जो ये हिंदू कुश पर्वत है और खैबर दर्रे हैं। यहाँ पे भी जो खैबर दर्रे हैं, यहाँ पर इस एरिया में खैबर दर्रे हैं और यहीं पर हिंदू कुश पर्वत है। अफगानिस्तान बलूचिस्तान, इस शहर को उसने मतलब अपना अधिकार कर लिया। उसने कहा कि ये हमारा, यहाँ पर हमारी शासन चलेगी। और जो मेन बात आती है, उसने मतलब चंद्रगुप्त ने अपना विवाह उसकी पुत्री के साथ किया। ये मेन पॉइंट है, पूछा जाता है। चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री के साथ शादी कर ली। उसकी पुत्री के साथ शादी कर ली और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, बड़ी बात है कि क्वेश्चन ये उठता है कि 500 हाथी दान चंद्रगुप्त ने 500 हाथी मतलब 500 हाथी किसने दान दिए? चंद्रगुप्त ने या सेल्यूकस ने? तो क्वेश्चन यही होता है कि सब लोग सोचते हैं कि शादी जब सेल्यूकस ने अपनी बहन की मतलब जब लड़की की तो सेल्यूकस ने ही दिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जो 500 हाथी दिए गए थे वो चंद्रगुप्त के द्वारा दिए गए थे। उसने भेंट किया था कि हमारी तरफ से भेंट है, तो 500 हाथी देता है, उपहार में भेंट देता है। और दूत विनिमय हुआ और जिसमें मेगास्थनीज जो यूनानी राइटर्स थे, लेखक, वो भारत आए हैं और वो भारत आ जाते हैं। कहा जाता है, कुछ किताबों में लिखा है कि जो चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो चतुरंगड़ी थी। चतुरंगड़ी का मतलब ये होता है कि 4 सेनाएं उसकी थी। एक हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे और रथ हुआ करते थे और पैदल कुछ यात्री हुआ करते थे। इसके बाद वहाँ की जो इसकी जल सेना भी थी। इसका जो कार्य था वो जल सेना के माध्यम से भी कार्य करता था। कुछ बात मेन पॉइंट यह आता है कि मेगास्थनीज की बात की जाए। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज ये यूनानी लेखक था। यूनानी लेखक होने के बाद इन्होंने लिखा है अपने इंडिका में लिखा है। वैसे तो इंडिका मतलब कह सकते हो इसको अभी सही रूप से मतलब खोजी नहीं जा चुकी है, पर यूनानी लेखकों के माध्यम से कुछ लिखा गया है कि जो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर माना है, जो गंगा और सोन नदी के तट पर था। कुछ क्वेश्चन ये उठता है कि मेगास्थनीज ने किस नगर को सबसे बड़ा नगर माना है? तो पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर माना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की कुछ बात आती है। कहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जो पाटलिपुत्र था उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी? तो जो उसकी लंबाई थी वो 9.5 मील लंबी थी और जो चौड़ाई थी 2.25 मील चौड़ी थी और उसकी चौड़ाई जो थी वो 2.25 मील चौड़ी थी। तो बात ये याद रखने वाले पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से हम बात करेंगे। जो 9.5 मील लंबाई थी उसकी पाटलिपुत्र की और 2.25 मील चौड़ी थी। अब जो शासन व्यवस्था की बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शासन व्यवस्था वहाँ का कैसा था? शासन व्यवस्था की बात यह है कि जो चंद्रगुप्त क्योंकि एक महान शासक के रूप में उभरे होने के साथ, जब महान कोई शासक, जब कोई कहीं किसी देश का जब शासक कोई अच्छा होता है तो वहाँ की सेना और शासन व्यवस्था भी कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलती है। तो जैसे ही आज जितने भी देश हैं
जो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या अपना अमेरिका हो, या कोई भी देश हो, यदि वहाँ की शासन व्यवस्था राजा अच्छा है तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भी अच्छी होगी। तो उसने अपने जो राज्य था, उसने अपने राज्य को मतलब 30 सदस्यों में बांट दिया था। 30 सदस्यों में बांटने के बाद 30 सभासद थे, सभासदों में बांट दिया था, जिसमें से 6 उप समितियां थी और 6 उप समितियों में विभाजित था और प्रत्येक में 5 सदस्य थे, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। तो कितने में बांटा था उसने? 30 सभासदों में बांट दिया था। 30 सभासद यानी कि जो उसका जितना एरिया है, पूरब से लेकर पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितना एरिया है, 30 सभासदों में उसने बांट दिया था। 30 सभासदों में बांटने के बाद उसने 6 उप समितियां बनाई थी। उप समितियों में मतलब प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य रखे जाते थे। 5 सदस्य रखे जाते थे। तो मतलब उन समितियों का कार्य क्या था? तो कार्य की बात करेंगे, जो पहली जो समिति थी वो कला कौशल देखती थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में हमको कला साहित्य का काफ़ी मतलब बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते थे। उसके बाद बहुत सा गैप मिलता है कि कला साहित्य को देखने को बहुत कम ही मिलता है। पर जो ये चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त ने फिर अपने हिसाब से कला शैली को बढ़ावा दिया और जो एक मतलब कहते हैं कि समिति बनाई, वो कला कौशल के ऊपर ही एक समिति बना दी। तो दूसरी जो थी, वो जो दूसरी बनाई वो विदेशियों की देखभाल थी, मतलब जो विदेशी आते थे उनकी देखभाल के लिए उसने एक समिति बनाई। जो तीसरी समिति बनाई, जन्म मरण का हिसाब, जन्म मरण मतलब जिसको कहते हैं जनसंख्या, तो जनसंख्या का हिसाब रखते थे। जो जनगणना होती थी वो कहा जा सकता है जनगणना का वह हिसाब रखता था। और जो चौथा था वो व्यापार संबंध था, व्यापार संबंध उसने। और 5वां जो था व्यापारियों की वस्तुओं के क्रय विनिमय थे, व्यापारियों के वस्तुओं के क्रय विनिमय। और 5वां जो था चुंगी वसूली। चुंगी वसूली वही था जो चौराहों पर मतलब जो चुंगी वसूला जाता था वही चुंगी वसूली कहलाती थी। चौराहों पर जो कर टैक्स वसूला जाता था उसे चुंगी कर कहते थे, एक चौराहे पर। बल्कि एक मतलब ये फसल वाला नहीं था, ये लोडिंग जो होता था, माल लोडिंग होकर जो जाता था, जैसे कि कोई ट्रक है या कोई ट्राली है या कोई बैलगाड़ी है, उस पर जो माल लद करके जाता था उसे चुंगी कर कहते थे। तो इस तरह से उसने अपने पूरे राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी। तो बात बहुत अच्छी है कि उसने शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया। अब बात करेंगे नगर के न्यायाधीश। तो व्यवहारिक महामात्र नगर के जो न्यायाधीश होते थे, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नगर के न्यायाधीश को क्या कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नगर के न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? व्यवहारिक महामात्र कहते थे, व्यवहारिक महामात्र कहते थे। और जनपद के न्यायाधीश को क्या कहते थे? और जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहते थे, जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहते थे, जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। ये राजुक लिखा है। अब दीवानी अदालत को क्या कहते थे? दीवानी अदालत को, तो दीवानी अदालत को धर्मस्थ कहते थे, दीवानी अदालत को धर्मस्थ कहते थे। और जो दीवानी फौजदारी थी, दीवानी फौजदारी को कंटक शोधन कहते थे। और जो दीवानी फौजदारी थी उसको कंटक शोधन कहते थे, कंटक शोधन कहते थे। अब बात आती है कि दंड का विधान यहाँ कैसा था? तो दंड का जो विधान था वो जब शासन व्यवस्था अच्छी थी और वहाँ का राजा अच्छा था तो दंड जो होगा वो काफ़ी कठोर ही होगा। तो यहाँ पर बंधन कर लिया जाता था, व्यक्ति को बांध दिया जाता था और उसका अंग भंग कर दिया था। अंग भंग का मतलब यही है कि कुछ हाथ पैर मतलब उसको वहाँ से काट देने का जो था, ऐसा पढ़ने को मिला है। काटने का मतलब उसका हाथ या पैर काट दिया जाता था, फिर निर्वासन कर दिया जाता था और मृत्यु दंड दे दिया जाता था, या फिर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो ये भी हमको पढ़ने को मिला है, मतलब किताबों में लिखा है कि मृत्यु दंड तब दिया जाता था जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के टैक्स में यानी कि जो आय में यदि उसने चोरी या किसी प्रकार की घटौती की है, घपलाबाजी, तो उसमें उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। अब बात आती है सिंचाई के लिए, सिंचाई की व्यवस्था। तो उसने झीलों और सरोवर की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। जब हमने इतनी बार बताया जब कहीं का राजा अच्छा होगा तो व्यवस्था सारी लगभग अच्छी होंगी। तो उसने झीलों की व्यवस्था, सरोवर की व्यवस्था कराई
और चिकित्सालय खुलवाए उसने, चिकित्सालय खुलवाए और काफ़ी अच्छे तरह से डॉक्टरों को रखा। कहते हैं कि लगभग यह जो उसका था नियम सारणी था, लगभग यह 12 घंटे डॉक्टरों की सेवा करवाता था। मतलब कुछ जो थे नियम 2 तरीके से थे। कुछ डॉक्टर्स मतलब टाइम टेबल बनाया था, तो लगभग कहा जाता है कि 12 से और 15 घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध रहते थे चिकित्सालयों में। और शिक्षा की व्यवस्था भी वहाँ की अच्छी थी। शिक्षा की व्यवस्था भी चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी सुचारू रूप से चलाई। अब बात यह आता है दार्शनिक, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों। जो दार्शनिक थे वहाँ के और जो विद्वान थे, जो वृद्ध थे, जो रोगी थे, जो आपदाग्रस्त थे, जो अपाहिज थे, को राजकीय कोष से उनका मतलब राजकीय कोष होता है, उससे उनको जो खाना है, पीना है, या उनके किसी भी प्रकार के जो खर्चे थे उनको राजकोष से पूरा किया जाता था। बहुत बढ़िया व्यवस्था कहने को कहा जा सकता है। अब स्थानीय शासन की व्यवस्था, स्थानीय शासन यह होता है मतलब वो तो एक राज्य में, एक पूरे देश में कर रहा था। अब स्थानीय मतलब जो स्थानीय का मतलब है कि एक जिले लेवल पर उसकी व्यवस्था कैसी थी। तो जिले लेवल पर व्यवस्था जो सबसे छोटा था वो ग्राम होता था। 10 या 5 गांव मिल करके 10 या 5 गांव मिल करके 10 गांव या 5 गांव मिल करके गोप बनता था। क्या बनता था? गोप। और गांव के मुखिया को ग्रामीण मतलब कहा जाता था। और नगर में 5 समितियां होती थी और फिर नगर बन जाता था। नगर में 5 समितियां होती थी जिसमें शिल्प कला का मतलब जो शिल्प हैं, शिल्पकार थे उनकी देख रेख, और विदेशी यात्री, फिर दूसरा जो था विदेशी यात्रियों की देख रेख, फिर तीसरा जनगणना की, फिर उद्योग धंधे, फिर टैक्स कर, यानी कि इस तरह की उसकी व्यवस्था थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी अच्छा शासक था। उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध किए और युद्ध को जीतने का उसने बहुत अच्छा नियम बनाया था। उसने अपनी, कहा जाता है कि उसने अपने 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। तो रौंद डालने का मतलब यह नहीं उसने सबको मतलब हर जगह गया, और उसको ये नहीं मतलब कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी सेना को लेकर के हर एक मतलब कहने का मतलब जहाँ पर दूसरे लोग शासन किए थे उसको हटाकर अपना मतलब वहाँ पर राजशाही की और वह महान राजा कहलाया। अब बात आती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद, चंद्रगुप्त की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र बिंबिसार जो होता है, बिंदुसार, जिसे अमितघात कहते हैं, बिंदुसार वहाँ का राजा बनता है। राजा बनने के बाद 330 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और काफ़ी अच्छा तो था ही, मतलब अपने पिता की तरह इतना कुशल नहीं था परंतु इतना खराब भी नहीं कहा जा सकता है। इसने भी अपने राज्य को सुचारू रूप से जिस तरह से पिता चलाते थे उसी तरह से इसने भी चलाने की कोशिश की और चलाया। तो काफ़ी बस इतना ही क्वेश्चन इसमें आता है कि बिंदुसार था वह किसका पुत्र था। तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। वो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। यह कितने समय से कितने समय तक इसने अपना शासन किया? तो 300 से 372 ईसा पूर्व तक इसने अपना शासन कार्य चलाया। तो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप बनाने की कोशिश करिए, जिससे आपका माइंड सेटअप हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सोचने की आपके अंदर क्वालिटी एक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव जितने हो सके उतने बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि अमित्रघात किसे कहा जाता था? तो अमित्रघात जो कहा जाता था वो बिंदुसार को कहा जाता था। तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। और इसके बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार का पुत्र अशोक शासन अपनी व्यवस्था संभालते हैं। तो कहने का ये भी है कि बिंदुसार कुछ अपने लड़कों को मतलब शासन मतलब केवल अशोक ही नहीं थे, अशोक से बड़े भाई भी थे और छोटे भाई भी थे। तो पर वो योग्य नहीं थे ऐसा कहा जा सकता है, और पढ़ने को मिला भी है काफ़ी किताबों में कि योग्य नहीं थे। योग्य ना होने के कारण उसने अपने बड़े बेटों को ना बैठालकर, क्योंकि यहाँ पर इतना डीपली वनडे एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा इसमें से। यह नहीं कि सिर्फ सीटेट, यूपीटेट और बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने खास करके लिए मतलब है तो उसी का सिलेबस,
बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस है, पर मैंने कोशिश ये की है कि बेटर से बेटर हर एक पॉइंट को बताया जाए, जिससे वनडे एग्जाम में भी व्यक्ति चाहे तो क्रैक कर सकता है। इससे यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इसे कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं। और पेन डाउन करिए, आप नोट्स बनाते चलिए, हमारे साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये रहेगा कि हमने किस तरह से बनाया। हमारा ये बनाने का तरीका है नोट्स कि हम इस तरह से बनाते हैं। आपका कैसी क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी बनाइए, जिससे कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मतलब इसमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो अब बात यह आती है कि अशोक 272 से 336 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। शासन करने का बहुत ही अच्छा इसे माना जाता है कि अपने बाबा की तरीके से, मतलब जो चंद्रगुप्त थे उसी की तरीके से इसने भी शासन चलाया, और जो काम इनके पिता बिंदुसार नहीं कर सके उसने यह करके दिखाया। तो विश्व के महानतम शासकों में तुलना होती है, जो अशोक की तुलना विश्व के महानतम शासकों में होती है। तो कल्हड़ के राजत रंगड़ी से पता चलता है, कल्हड़ के राजत रंगड़ी जो है, कल्हड़ का राजत रंगड़ी यदि पढ़ा जाए तो उसमें से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। बिंदुसार भी जम्मू कश्मीर मतलब पर अपना स्थान मध्य हिमाचल प्रदेश तक इनका कार्य था, और उसके ऊपर मतलब जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पर कुछ दूसरे लोग थे, और उनको बिंदुसार किसी कारणवश नहीं हटा पाए या उनसे युद्ध नहीं जीत पाए या युद्ध नहीं किया। उसके बाद जो हुआ वो अशोक ने वो कार्य करके दिखाया और वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर ली। सत्ता स्थापित करने के बाद उसने श्रीनगर जो है आज जम्मू कश्मीर की जो राजधानी थी पहले, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू अलग हो गया है और लद्दाख अलग, पहले की जो बात थी वो उसकी राजधानी थी और उसी ने वो कि उसकी श्रीनगर की स्थापना की थी। तो कलिंग युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध कहलाता है। यह अब इम्पोर्टेंट बात की बात आई तो यह जो अशोक के शिलालेख थे उसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये बनता है 1 नंबर में कि कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में है, तो यह 13वें शिलालेख में है। आप इसको नोट कर लीजिए, 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में कह सकते हो कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए 13वें शिलालेख में। और पता चलता है जब उसने मगध, मतलब यह मगध में है, जब मगध में है और उसने जब वहाँ उसने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद करीब 2.5 लाख लोग उसने घायल कर दिए थे। घायल को देख करके और 15,000 व्यक्तियों को उसने कैद कर दिया। तो उसने सोचा कि जब उसने इतनी सारी खून की नदियाँ देखी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने अहिंसा नीति अपनाई और उसने धम्म, जिसे कहते हैं कि धम्म नीति किसने अपनाई, तो धम्म नीति अशोक ने अपनाई। धम्म यह शब्द बहुत देखने को मिलता है कि धम्म, जो धम्म नीति थी ये किसने अपनाई थी, तो धम्म नीति अशोक ने अपनाई थी। धम्म का मतलब धर्म के अनुसार शासन किया जाए, तलवार के अनुसार नहीं, बल्कि ना कोई शस्त्र ना कोई अस्त्र, बल्कि धर्म के हिसाब से शासन किया जाए। और उसने अपना जीवन मतलब कह सकते हो कि भक्ति के लिए उसने आग्रह किया या आगे का जीवन उसने व्यतीत किया। तो बौद्ध धर्म अपनाया उसने, बौद्ध धर्म जिसे धम्म कहते थे। तो पुत्र जो थे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रता, इनकी बात आती है कि अशोक के पुत्र कौन थे, कि अभी बात करेंगे इस पर, या पहले सुन लीजिए। तो उसने अपने, जब इसने अपना मतलब हृदय परिवर्तन हुआ, इसने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये स्वयं मतलब तीर्थों पर गए, ये गया गए, फिर जो कुशीनगर गए, कुशीनगर के बाद ये लुम्बिनी गए, फिर सारनाथ गए। तो इसी तरह से ये जितने बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे वहाँ पर ये गए, सारे तीर्थंकरों पर गए, और जाने के बाद इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करवाया अपने शिलालेखों के माध्यम से। और इसने
मतलब अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री मित्रता को जो कहते हैं श्रीलंका में भेजा, श्रीलंका में, और बौद्ध धर्म को मतलब वहाँ बताया कि बौद्ध धर्म मेरे मतलब पिता ने अपनाया है, तो आप लोगों से मतलब एक प्रकार का अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग भी मतलब राजा से यह रिक्वेस्ट की गई, तो उसने भी उसके बौद्ध धर्म को अपनाया और वहाँ पर जा करके पीपल का वृक्ष दिया था राजा को। फिर अपनी पुत्री संघमित्रता को नेपाल में भेजा था। संघमित्रता जब नेपाल में गई तो नेपाल में भी यही कार्यक्रम किया गया, मतलब उसने भी वहाँ बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए गई थी और उसने भी, वहाँ के राजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं थी सार्वभौमिकता थी, सहिष्णुता थी, तत्वों पर बल देते थे, नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता थी, अहिंसा और अन्य धर्म का सम्मान था। अन्य धर्म का सम्मान ये नहीं कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, जैन धर्म भी था, ब्राह्मण धर्म भी था, आप जो चाहे वो अपनाओ और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो। मौर्यकालीन कुछ संस्कृति थी, क्योंकि संस्कृति भी इम्पोर्टेंट है। तो कौटिल्य ने समाज को 4 भागों में बांटा था। तो बात यह आती है कि कौटिल्य को समाज में कितने भागों में बांटा था, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपको मतलब कहने का मतलब है यूपीपी 2000 जो अभी 18 में वैकेंसी आई थी, इसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। 17 में भी जो 2 वैकेंसी आई थी, तो दोनों में एक एक नंबर में आया था कि कौटिल्य ने समाज को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। तो यह मतलब जो थे 4 भागों में बांटा, ये भाग कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 भागों में। और क्वेश्चन ये भी आया है, ये तो हाई लेवल में आते हैं क्वेश्चन, कि मेगास्थनीज ने समाज को कितने भागों में बांटा? तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांटा। यह यूनानी लेखक था, तो इसने 7 भागों में बांटा। दार्शनिक थे, दार्शनिक लोग हुआ करते थे, कृषक लोग हुआ करते थे, गोपालक का मतलब जो मतलब कह सकते हो पशुपालक जो थे उनको गोपालक कहा जाता था, गोपालक लोग थे। और जो शिल्पकार, शिल्पी लोग थे, योद्धा लोग थे, और निरीक्षक या गुप्तचर थे, और मंत्री लोग थे। तो इसने इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने समाज कितने भागों में बांटा, इन्होंने एक अलग ही रूप दिया और अलग नाम दिया, अलग भाग कर दिए, तो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांट दिया। समाज को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में। नाम इम्पोर्टेंट नहीं, कितने भागों में बांटा, इम्पोर्टेंट ये है 7 भागों में बांटा। तो 7 भागों में बांट दिया। अब आर्थिक दशा की बात करेंगे। आर्थिक दशा जो थी, तो कृषि वहाँ का जो था, आर्थिक स्थिति कृषि थी। जो लोग वहाँ का व्यवसाय करते थे वो कृषि का व्यवसाय करते थे, और कृषकों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, विशेष ध्यान दिया जाता था। तक्षशिला, काशी, उज्जैन आदि यहाँ पर मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब जो फसल होती थी उसका मतलब यहाँ पर खरीद किया जाता था। बहुत बड़ी रूप से यहाँ पर खरीदारी होती थी, जिसे गोदाम कहते हैं, वहाँ उस तरह से बड़े बड़े गोदाम थे। धार्मिक दशा की बात करेंगे। धार्मिक दशा तो ब्राह्मण धर्म प्रमुख था, ब्राह्मण जो धर्म था वो प्रमुख था, और बौद्ध धर्म भी प्रमुख था। जैन धर्म के अनुयायी भी लोग थे वहाँ के। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म था, ओनली बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये अशोक ने अपनाया था। इसने ये नहीं कहा था कि आप सभी बौद्ध धर्म, इसने कहा था धर्म के अनुसार कार्य करो, धर्म के अनुसार कोई भी आप धर्म लो, इससे कोई चिंता, कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर बात आती है मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि पतन क्यों हुआ। जब इतने अच्छे अच्छे शासक थे, तो हर कोई 5, जैसे किसी का भी गांव या शहर या कोई जिला या कोई राज्य है, तो वहाँ पर सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। या फिर एक परिवार की बात कर ली जाए, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग महान ही होते हुए आएंगे, कुछ ना कुछ आपका बदलाव जरूर आएगा। तो दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी के बाद बदलाव आता है, और बदलाव आया हर एक शासन में, हर एक वंश में देखने को मिलता है। चाहे वो कोई भी आप ले लीजिए, चाहे मुगल काल ले लीजिए, चाहे वैदिक सभ्यता में जो राजा आए, जो लोग आए, या आप यही ले लीजिए, तो कुछ भी कितने भी वंश आए, सब में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद
कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन जरूर हो जाता है। तो परिवर्तन वही हुआ, यह ऐसा आशय है। तो अयोग्य शासक का होना, वहाँ के जो शासक थे वो अयोग्य थे। जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, बृहद्रथ अभी बात की थी, बृहद्रथ थे वो अंतिम शासक थे। ये काफ़ी अच्छे शासक नहीं थे। शासक जब अच्छे नहीं होते हैं तो वहाँ की सारी व्यवस्था जो होती है कहीं ना कहीं टूट जाती है और लोग अपना मनमानी करने लगते हैं। तो वही हुआ जैसा होता था। लोग जब शासन व्यवस्था में कुछ ढील मिलने के बाद, मतलब कहते हैं कि उस तरह की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चली, तो वहाँ के जो राज्य थे, जिला थे या नगर थे, वो अपनी मनमानी करने लगे। तो उनका कार्य, मतलब उनके कोई भी वो क्रिया करते थे तो उनका कोई पालन नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उनके एक सेनापति थे, बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने राजा का वध करके सत्ता हासिल कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दे देता है सेनापति, वजीर या उनके भाई या उनके पारिवारिक, मतलब जो और भी सेनापति कह सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो ऑप्शन में जो होगा सेनापति होगा, या नाम दे देते हैं तो उसमें उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो पुष्पमित्र शुंग ने की थी। ये कौन था? ये बृहद्रथ के सेनापति था, इसी ने उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या की? क्योंकि वो अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति, मतलब जो समाज था वो जो था विघटनकारी प्रवृत्ति होने लगी, अलग अलग भागों में बंटने लगा, आंतरिक अव्यवस्था हो गई, अधिकारियों के अत्याचार से जनता मतलब दुखद होने लगी और यवन आक्रमण करने लगे। यवन लोग थे वही लोग थे जो अभी कुछ मतलब समय पहले यूनानी लोग थे जो थे, ये इनका नाम भूल गए हम, सॉरी, हाँ, सेल्यूकस जो थे ये सिकंदर के सेनापति के यही यूनानी लोग थे। तो यूनानी लोगों के ही द्वारा यवन लोग, यूनानी कहिए या यवन लोग, ये एक ही मतलब नस्ल है। कुछ लोग अपोजिट मानते हैं, ये उसी नस्ल के लोग थे जिसने मतलब फिर से आक्रमण, क्योंकि जब लोग इतने साहसी नहीं होते हैं तो कोई भी लोग दबा सकता है और ये लोग फिर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उस पर मतलब एक प्रकार का युद्ध करने की कोशिश करने लगे। और आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी। आर्थिक कारण के कारण वहाँ की जो कह सकते हो जो मौर्य काल का अंत हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि कुछ इनके शिलालेख थे, तो कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। अशोक के कितने शिलालेख थे? तो अशोक के 14 शिलालेख थे। 13वें शिलालेख में वह कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। कुछ इनकी शैलियाँ थी, तो शैलियाँ भी इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि हस्तरेख थी और एक और थी। तो इसी तरह से उनकी शैलियाँ थी और कुछ अन्य इनके कार्य थे जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से थे। तो हम इस पर बात नहीं किए। मैंने सिलेबस को देखते हुए इतनी सारी मतलब जो हो सका इम्पोर्टेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।